आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का आपका लाइट चैप्टर देखेंगे। तो लाइट का बेसिक डेफिनेशन है कि लाइट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन टू सी ऑब्जेक्ट्स या दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है जिस वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, पेन को, फैन को, मोबाइल को, etc, है ना। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम टू। मतलब कि लाइट जो है वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग एयर का भी यही लेके चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है कि नहीं। अब आगे मूव करते हैं। अब जो है लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो सम अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी, सम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। ये सरफेस कौन सा है? सम अमाउंट ऑफ लाइट वो रिफ्रैक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, है ना। अगर लाइट स्ट्राइक करती है तो यही तीन चीज़ हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन होगा, या रिफ्लेक्शन होगा, या रिफ्रैक्शन होगा, है कि नहीं। अब आगे मूव करते हैं। एब्जॉर्प्शन तो कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट हो, ब्लैक बॉडी हो या ब्लैक बोर्ड, वो हमें ब्लैक नज़र क्यों आती है? वो हमें ब्लैक नज़र इसलिए आती है क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। माने जो लाइट उस पर इंसिडेंट होती है, जो लाइट रे उस पर इंसिडेंट होती है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए हमें वो ब्लैक नज़र आती है। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन। अब आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आगे डिटेल में देखेंगे, जो आपका दूसरा लेक्चर होगा उसमें डिटेल में। अभी मोटा मोटी एक आइडिया ले लेते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जब लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास करती है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाती है। जैसे देखिए, ये लाइट रे आ रही है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट बी। तो लाइट रे को जो है इस तरह से आना चाहिए था कि ए बी पी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। जब वो किसी मीडियम में जाती है तो वो ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाती है। कुछ रूल्स हैं इसके, है ना, जो हम लोग आगे देखेंगे। और उसका पाथ क्या हो जाता है, यहाँ पे जा कर के ये जो है ओ बी क्यू हो जाता है। मतलब कि जो बी पी होना चाहिए था वो बी क्यू हो जाता है, वहाँ पे लाइट की बेंडिंग हो जाती है। इसमें भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर ये ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो इट विल गो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अगर ये ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ आती है, डेंसर से रेयर, हाँ, तो वही सेम चीज़ वो नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन अगर यही ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट विल गो टुवार्ड्स दी नॉर्मल, इट विल बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। रिफ्रैक्शन देख लिए। अब रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हेन इट फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट रे फॉल होती है, किसी भी सरफेस पे लाइट रे फॉल होती है, तो लाइट रे अगर सेंडिंग बैक होता है या बाउंस बैक होता है तो उस तरह की चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। उस तरह की चीज़ क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन होता है कुछ रूल्स के तहत होता है ना, कुछ रूल्स के तहत होता है जो कि हम लोग आगे सीखते हैं। जैसे अगर किसी सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक करती है, फॉल करती है कि नहीं, तो ये हो गया उसका नॉर्मल, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ये प्लेन मिरर है, ये केस किसका है? प्लेन मिरर का केस है। तो जो ये इंसिडेंट रे हो गया, तो ये जो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगा तो यही जो है जो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से बनाएगा वो इक्वल होता है। इट मीन्स एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हो गया पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है? द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, है कि नहीं। मतलब कि जो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और नॉर्मल जो हो गया,
वो जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन मिरर के केस में भी एप्लीकेबल है और कर्व मिरर के भी केस में। तो जैसे मान लीजिए आपका कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, तो हर जगह नॉर्मल चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जो लाइट रे फॉल करेगी, स्ट्राइक करेगी, वहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आएगा। इस केस में ऐसे, यहाँ पर कुछ इसका नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, है ना। अब एक स्पेशल केस है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, मतलब कि वो नॉर्मल से बना रही है 0 डिग्री एंगल, है कि नहीं? वो नॉर्मल से बना रही है 0 डिग्री एंगल, और जस्ट अभी क्या देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी बनाएगी 0 डिग्री एंगल, मतलब कि जो इंसिडेंट नॉर्मल पे फॉल करेगी वो वापस चली जाएगी नॉर्मल पे, मतलब कि इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, वो वापस चली जाएगी। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में, जो आगे हम लोग देखेंगे, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, तो इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। तो रियल इमेज क्या होता है? तो वो इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है उसे बोलते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज के केस में जो लाइट रे है ना वो एक्चुअली इमिट करती हैं, वो एक्चुअली इमिट करती हैं। आगे देखेंगे तो हमारा ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? वो इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर पाती हैं, वो बिहाइंड द मिरर उसका इमेज बनता है, जैसे प्लेन मिरर के केस में। और भी केस है ना, और भी केस है जो देखेंगे कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब देखिए इरेक्ट इमेज क्या होता है। अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं और आपका इमेज बन रहा है सर ऊपर और पैर नीचे, मतलब जिस कंडीशन में आप खड़े हैं वैसे बन रहा है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो उस तरह के इमेज को क्या बोलते हैं हम सब? इरेक्ट इमेज, है कि नहीं? उस तरह के इमेज को इरेक्ट इमेज बोलते हैं। और आप लोग देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो इरेक्ट इमेज होगा वो वर्चुअल भी होगा, जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा। सेम चीज़ रियल और इन्वर्टेड के साथ। लेकिन पहले इन्वर्टेड जानते हैं क्या होता है। जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं और हमारा ऊपर का पार्ट नीचे दिखाई पड़ता है और नीचे का पार्ट ऊपर दिखाई पड़ता है, तो इस तरह के इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड, मतलब उल्टा खड़ा, है ना। और इन्वर्टेड का जो है हमेशा रियल इमेज के साथ साठगांठ है, ये दोनों की दोस्ती है। जहाँ इन्वर्टेड इमेज होगा वो रियल इमेज होगा, है कि नहीं? अब तक तो क्लियर हो गया होगा, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज। अब देखते हैं मैग्नीफाइड इमेज। तो मीनिंग से ही समझ में आ रहा है, इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है। मैग्नीफाइड, जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा तो वो हो जाएगा मैग्नीफाइड इमेज, है ना। जब इमेज का साइज, जो इमेज बनेगा मिरर में, वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा तो वो हो जाएगा मैग्नीफाइड। और डिमिनिश्ड क्या होगा, मतलब छोटा क्या होगा? जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, जो इमेज का साइज बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट लिए हैं उसे छोटा बनेगा, तो वो डिमिनिश्ड इमेज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर। ए स्फेरिकल मिरर इज दैट टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ एनी ग्लास। मतलब कि स्फेरिकल मिरर उस टाइप का मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है किसी भी हॉलो स्फेयर ग्लास का पार्ट हो, है कि नहीं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोग एक हॉलो स्फेयर ग्लास लेते हैं और उसको कट करते हैं, और तो अगर हम लोग इस केस में अगर बाहर वाले साइड को छोड़ देते हैं और ये अंदर वाले साइड को अगर पॉलिश करते हैं तो हमें कन्वेक्स मिरर प्राप्त होगा। और इस केस में अगर बाहर वाले साइड को पॉलिश कर देते हैं और अंदर वाले साइड को छोड़ देते हैं तो हमें कॉनकेव मिरर प्राप्त होगा। तो जिस साइड को छोड़ेंगे हम सब, जिस साइड में पॉलिश नहीं करेंगे वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिस साइड में पॉलिश करेंगे वो हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये दोनों केस में होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी और कॉनकेव मिरर के केस में भी। इस केस में ये अंदर वाला साइड आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर वाला साइड हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है कि नहीं। अब आगे इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। वही बात है, जो लाइट की रिफ्लेक्शन होगी वो कॉनकेव सरफेस पे होगी, और इस कॉनकेव सरफेस को बेंट इन सरफेस भी बोलते हैं।
जो रिफ्लेक्शन जो लाइट रे आएगी इस तरफ से आएगी और ये अंदर वाले पार्ट पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं। और ये वाला साइड हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ध्यान में रखने के लिए, जैसे ये क्या है कॉनकेव, तो सपोज ये कोई केव है, तो केव में हम लोग इस तरफ से जाते हैं अंदर, इंसिडेंट होते हैं इस तरफ से, है ना। तो जस्ट लाइक केव वो होता है कौन सा कॉनकेव मिरर, ऐसे हमें ध्यान में रहेगा, है कि नहीं। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या होता है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस या बल्जिंग आउट सरफेस। मतलब कि ये उस टाइप का स्फेरिकल मिरर है जिसमें लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस पे होगा। अभी हम लोग देखे थे पहले स्फेरिकल मिरर के केस में कौन क्या होता है, या उसको बल्जिंग आउट सरफेस ही बोलते हैं। जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसको बल्जिंग आउट सरफेस ही बोलते हैं। तो कॉनकेव तो समझ लिए थे, जो केव टाइप का हो तो कॉनकेव, तो जो बचा हुआ हो जाएगा वो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स। मतलब कि लाइट रे जो है इस केस में इस तरफ से आएगी, लाइट रे इस तरफ से आएगी और यहाँ जाने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ जाने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हो जाएगा आपका जो पॉलिश सरफेस है वो हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम सब देखते हैं सम टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कुछ टर्म्स होते हैं स्फेरिकल मिरर में, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल होता है, फोकस होता है, इस तरह का टर्म है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसे अभी देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कोई भी मिरर हो या तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, है ना, तो ये एक हॉलोस्फीयर से बना होता है। तो ये हॉलोस्फीयर से बना होगा तो उसका कुछ सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को क्या बोलते हैं हम सब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ये एक स्फेयर एक हॉलोस्फीयर का ही पार्ट होता है कि नहीं। और देखिए इसमें रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इधर से लाइट आएगी, लाइट आने के बाद ये आपका हो जाएगा नॉन पॉलिश साइड है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें नॉन पॉलिश साइड है ये कॉन्वेक्स मिरर में तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो लाइट यूँ आएगी लाइट रे और यहाँ के बाद यहाँ जाकर रिफ्लेक्शन होगा, इसमें लाइट रे यूँ आएगी और रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरी बात, कॉनकेव मिरर के केस में जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके अंदर होता है, या यूँ कहें कि उसके फ्रंट में होता है, उसके फ्रंट में होता है। ये अगर मिरर है कॉनकेव मिरर है तो उसके फ्रंट में है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में उसके बैक साइड में है, उसके पीछे है। क्योंकि ये फ्रंट और बैक कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए ये मिरर हो गया, ये हो गया उसका पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस हो गया, तो पॉलिश सरफेस हो गया, ये हो गया नॉन पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्शन इधर होगा तो इसके सामने में है तो फ्रंट में। इस केस में क्या है, लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, आने के बाद जो है यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये उसका हो जाएगा पॉलिश सरफेस और ये हो जाएगा नॉन पॉलिश सरफेस। तो इसको देखेंगे हम सब, तो जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसके पीछे में बन रहा है ना। जो उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, जो उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है वो उस तरफ है, तो उसके पीछे में है। तो कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने में होगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे होगा। और दूसरी बात, जब भी आप लोग करेंगे, आप लोग जब डायग्राम बनाएंगे एग्जामिनेशन में या नोटबुक में, तो आप लोग मिरर को जो कि मिरर का स्पेलिंग होता है MIIROR, है ना, तो M डैश रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, पोल। तो पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विल बी ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। मतलब अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है तो इसका जो सेंटर होगा इसी को क्या बोलते हैं हम सब, पोल। ये आपका कॉनकेव मिरर के केस में पोल हो गया और ये हो गया आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में पोल हो गया। मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर होगा, है ना, उसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, पोल। और ये क्या होता है, ये आपको मिरर के सरफेस पे लाइक करता है, ये आपको मिरर के सरफेस पे लाइक करता है। लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर के सरफेस पे लाइक नहीं करता है, जो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, है ना।
तो देखिए ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट, वो क्या होता है? फोकस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है वो होता है फोकस। तो मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड फोकस, है कि नहीं? तो ये तो हो गया सेंटर, ये हो गया पोल, और ये हो गया फोकस। और जो पीसी हो जाएगा, पीसी, चूंकि ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, तो पोल तो उस स्फेयर पे लाई कर रहा है, तो पीसी क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे सर्कल के केस में होता है ना उसका रेडियस, तो इस केस में क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं एपरेचर। एपरेचर क्या होता है? एपरेचर इज द साइज ऑफ द मिरर। एपरेचर जो है, जो मिरर का साइज होता है। तो ये देखिए आपका मिरर हो गया, है ना, इस केस में ये मिरर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एपरेचर। और जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो इसी पार्ट में होता है। सो दैट पार्ट ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस। इस केस में इधर और इस केस में इधर, तो ये क्या हो गया आपका? एपरेचर। अभी हम लोग जितने टर्म्स देखे, जैसे पोल देखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखे, फोकस देखे, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखे, उसके बाद एपरेचर देखे। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सो द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास करती हो, उसी को बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग क्या देखे थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो पी एफ जो है, तो एफ तो हो गया फोकस, लेकिन पी एफ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ एफ। पी एफ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ एफ। और सी क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी सी क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि आर, है ना। तो एक रिलेशन है, हम लोग समझ सकते हैं, चूंकि ये मिड पॉइंट है, तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, या यूं कहें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा। वही चीज़ यहाँ पे है, पी एफ फोकल लेंथ दैट इज एफ, पी सी आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो एफ हो जाएगा फोकल लेंथ, वो r/2 होगा, या यूँ कहें कि r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो अब तक बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब है रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। मतलब कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो किस रे डायग्राम के रूल फॉलो करते हुए बनता है, वो हमें देखना है। तो जो पहला रूल है, दैट ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस करेगी। और जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो ये एरो दिखाना मस्ट है, सो दैट ये पता चले कि उसका डायरेक्शन क्या है ना। तो ये वाला भी जो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला भी है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस कर रही है। ये हमारा पहला पहला रूल था। एंड फॉर इमेज फॉर्मेशन वी नीड टू लाइट रेज। मतलब कि इमेज फॉर्मेशन के लिए इसमें से कोई भी दो यूज करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हमें इमेज पता चल जाएगा कि किस टाइप का इमेज बन रहा है। मिनिमम 2 चाहिए होंगी, है ना, मिनिमम 2 चाहिए होगी, है ना।
अब देखेंगे हम सब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे किस टाइप का इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या उसका नेचर होगा, क्या साइज होगा, वो सब हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो। तो देखिए ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो। तो ये लाइट रे जा रही है आफ्टर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये आ गई, ये एरो है। दूसरा क्या है, क्या देखे, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से क्रॉस करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो देखिए ये वाली जो लाइट रे आ रही है वो फोकस को क्रॉस कर रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल चली जा रही है। तो जहाँ पे वो दोनों लाइट रे मीट करेंगी वहीं पे उसका इमेज बनेगा। तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पर मीट कर रही है, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहाँ देख रहे हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। साइज क्या होगा, ये देखिए ये बड़ा है ऑब्जेक्ट, साइज छोटा आ रहा है। अगर आप पेंसिल और स्केल का यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपका अच्छा एक्यूरेट आएगा। तो क्या है, साइज डिमिनिश्ड। और ये लाइट रे वो रियली इमिट कर रही हैं, है ना, वो ये दोनों लाइट रे जो है वो रियली इमिट कर रही हैं। तो क्या हो जाएगा, रियल। और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वो दोनों का दोस्ती हम लोग देख चुके हैं, है ना, इमेज फॉर्मेशन में। दूसरी बात देखिए कि ये जो है उल्टा इमेज बन रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो इन्वर्टेड हो गया तो रियल भी होगा, है ना। दोनों बातें हो गई कि इमेज कहाँ बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, साइज डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर देते हैं। फर्स्ट केस में क्या था, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। अब ले आते हैं उसको, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो किस टाइप का इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए ए बी को। तो जो एक लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो फोकस से क्रॉस करेगी, है ना। तो ये लाइट रे इस तरह से आ रही है। दूसरा क्या था कि अगर वो फोकस से क्रॉस करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, उन्हें मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जा रही है लाइट रे, यहाँ देखिए एरो मस्ट है, एरो इज मस्ट, है ना। तो लाइट रे आ रही है और यहाँ जो है स्ट्राइक करने का बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जा रही है। तो ये दोनों लाइट रे इस पोजीशन में मीट कर रही है, पहला वाला और दूसरा वाला आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पोजीशन पे मीट कर रही है। तो यहीं पे हमारा क्या बनेगा, यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, है ना। तो इमेज कहाँ बना, इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रहा है। साइज, साइज सेम साइज या इक्वल साइज, दोनों का साइज इक्वल होगा। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो इमेज का साइज होगा। और क्या वो लाइट रे रियली इमिट कर रही हैं, यस, ये लाइट रे रियली इमिट कर रही हैं, तो रियल होगा। और ये उल्टा इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड भी होगा। और ऐसे भी रियल और इन्वर्टेड इमेज दोनों साथ साथ बनता है। अब जो है हम सब ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो ये एक लाइट रे निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस को क्रॉस करती है। दूसरी लाइट रे फोकस को क्रॉस करती है और उसके बाद जो है मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो ये दोनों लाइट रे जो है इस पोजीशन पे मीट करती है ए डैश पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो सी के बियॉन्ड हो रहा है ना। इमेज फॉर्मेशन जो है सी के बियॉन्ड हो रहा है। साइज क्या होगा, साइज देखिए, साइज ये बड़ा है तो साइज मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड। और ये दोनों लाइट रे क्या रियली मीट कर रही है, हाँ, ये दोनों लाइट रे रियली मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज। और दूसरी बात ये उल्टा है तो इन्वर्टेड। और ऐसे भी एक चीज़ पता चल जाता है, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा या इन्वर्टेड है तो रियल होगा। ये चीज़ तो देख चुके हैं। दूसरी बात देखिए, फर्स्ट केस में क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेकेंड केस क्या था, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मतलब कि मिरर के पास आया और इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब जो फर्स्ट केस में कहाँ बन रहा था,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेकेंड केस में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है जितना पास गया इमेज उतना दूर गया। यहाँ भी देखिए इस केस में कहाँ ऑब्जेक्ट है, इस केस में ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग मिरर के पास आ रहे हैं, जो उसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो मिरर से उतना दूर हो रहा है ना। अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो क्या होगा। तो ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इससे दो लाइट रे हमें चाहिए होंगी, है ना। तो ए से एक लाइट रे गई, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद फोकस को क्रॉस करेगी कुछ यूँ। दूसरी लाइट रे जो है पॉइंट ए के लिए उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। तो देखते हैं ये दोनों लाइट रे जो है ना वो पैरेलल हो गई, मतलब कि वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, या यूँ कहें कि वो इन्फिनिटी पर मीट करेंगी, है ना। और दूसरी चीज़ उसकी साइज क्या होगी, तो देखेंगे अगर इन्फिनिटी पर मीट कर रही हैं तो उसको और दूर करते हुए चले जाते हैं, है ना। तो सोचिए उसकी साइज़ क्या होगी, साइज़ काफ़ी इनलार्ज हो जाएगी, है ना, साइज इनलार्ज हो जाएगी। और इमेज जो है वो उल्टा हो रहा है ना, इमेज उल्टा हो रहा है तो इन्वर्टेड होगा, तो इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, है कि नहीं। अब देखते हैं इसका एक एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन क्या है, आप लोग देखते होंगे कार का जो हेड लाइट है या फिर बाइक का जो हेड लाइट है, उस केस में क्या होता है, लाइट रे काफ़ी दूर तक जाती है। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जो उसका बल्ब होता है उसको फोकस पे रखते हैं, और ये आपका मिरर वो रिफ्लेक्टर के तहत वो काम आता है ना। तो उस केस में जैसे यहाँ कैसे देख रहे हैं कि लाइट रे इन्फिनिटी पर मीट कर रही हैं, तो उस केस में भी अगर बल्ब फोकस पे रखेंगे और ये कॉनकेव मिरर को एज रिफ्लेक्टर यूज करेंगे, तो लाइट रे जो है वो काफ़ी दूर तक जाएंगी, है ना। अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में होगा तो क्या होगा। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास में होगा तो कैसा इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, है ना, उसका साइज क्या होगा। तो ए भी एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ए से एक रे निकली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस को क्रॉस करती है। दूसरी लाइट रे जो ए से निकलती है वो उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास करेगी। तो जब ये पाथ पे जाएगी तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी, है ना। तो देखेंगे ये दोनों जो लाइट रे है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये इस तरफ मीट नहीं कर रही हैं। तो अगर इसको हम ये दोनों लाइट रे को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे बैकवार्ड, तो ये बिहाइंड द मिरर ये इमेज फॉर्म करेगा, बिहाइंड द इमेज ये मिलती हैं, है ना। तो इमेज कहाँ फॉर्म बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या होगा, देख रहे हैं इसका साइज छोटा इसका साइज बड़ा, तो साइज बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या होगा, नेचर देखिए ये सीधा खड़ा इमेज बन रहा है तो इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा। और ऐसे भी देखें ये बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, मतलब कि इस रेज को हम लोग मीट करवा रहे हैं, वो रियली मीट नहीं कर रही हैं, तो वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, है कि नहीं। तो कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट का इस पोजीशन का यूज भी है। तो यूज कहाँ है, तो इस कॉनकेव मिरर को हम सब एज ए सेविंग मिरर यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे इस केस में ए बी ऑब्जेक्ट है उसका इनलार्ज इमेज बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसी तरीके से हम लोग अपने फेस के पास ले जाते हैं तो फेस पे कुछ भी चीज़ है उसका एक इनलार्ज इमेज बनता है ना, जिस कारण से हमें सेव करने में आसानी होती है। और डेंटिस्ट लोग भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, है ना। और वो पेशेंट का लार्ज इमेज जो है वो गेन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसको देखते हैं पेशेंट को ईजिली ट्रीट करने के लिए, है ना। सो कॉनकेव मिरर का यूज क्या हो जाएगा, यूज एज ए सेविंग मिरर एंड यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट, है ना। तो कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट का वो पोजीशन कि वो फोकस और पोल के बीच में है, उसका हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। कैसे करते हैं, फोकस और पोल के बीच में पोजीशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के काफ़ी पास है ना। तो जैसे ए बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से हमारा फेस ही हो गया, इसको कंसिडर करते हैं फेस एज ऑब्जेक्ट, है ना। और ये मिरर हो गया, तो हम लोग जब अपने मिरर को अपने फेस के पास रखते हैं तो हमारा इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज साइज इमेज प्रोड्यूस होता है। तो इनलार्ज साइज इमेज प्रोड्यूस होने के कारण जो है हमें सेविंग करने में काफ़ी सहूलियत होती है।
इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। और इसी कॉन्सेप्ट को डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं? जैसे इस केस में एक इनलार्ज साइज इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसी तरीके से डेंटिस्ट लोग भी जो है टीथ का इनलार्ज साइज इमेज प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट को ईजिली ट्रीट करने के लिए, है ना। अब अगला कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, मतलब कि काफ़ी दूर है ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, ये दूर है, तो इसकी लाइट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो ये कहाँ मीट कर रही है? फोकस पे मीट कर रही है ना। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज आपको फॉर्म हो रहा है फोकस पे। साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। और क्या ये लाइट रे रियली मीट कर रही है? हाँ, ये लाइट रे रियली मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज होगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, है ना। अब है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है? तो कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। Also, it is used by the dentist to see the large image of the teeth of the patient. ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं कि जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के पास होता है, या यूँ कहें कि फोकस और पोल के बीच में होता है, तो उसका इनलार्ज इमेज फॉर्म होता है, जो कि सेव करने में और डेंटिस्ट लोगों को टीथ का इनलार्ज इमेज देखने में काफ़ी सहूलियत होता है ना। Also, a concave mirror कैन बी यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन व्हीकल हेडलाइट्स या टॉर्चेज। मतलब कि कॉनकेव मिरर का यूज जो है व्हीकल हेडलाइट्स या टॉर्च में एज ए रिफ्लेक्टर यूज होता है। इसके लिए हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, तो जब बल्ब फोकस पे होता है, जब बल्ब फोकस पे होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये बल्ब ऑब्जेक्ट है, तो एक लाइट रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्रॉस करेंगी और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, है ना। ये आपका रिफ्लेक्टर हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टर हो गया। तो ये लाइट रे इन्फिनिटी पर मीट कर रही हैं, है ना। या यूँ कहें, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन काफ़ी दूर जा रही हैं, है ना। तो इस जिस कारण से नाइट में जो फार अवे जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ईजिली विजिबल हो जाता है ना। Also, large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सनलाइट के हीट को एक जगह हीट करने के लिए, या यूँ कहें कि सोलर फर्नेस को हीट करने के लिए भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। एक्चुअली लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो ये लार्ज साइज का कॉनकेव मिरर हो गया, और सन जो है काफ़ी दूर होता है, या यूँ कहें कि सन इन्फिनिटी पे होता है। तो जो सन रेज है जो कि काफ़ी हीटेड होती है, जो कि लाइट जो सन रे है उसमें टेम्परेचर होता है, तो वो इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ सन रे इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो सब की सब कहाँ मीट करेगी? फोकस पे। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पे होता है तो वो उसका इमेज फोकस से बनता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रे आ रही हैं, वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पर मीट कर रही हैं, है ना। और ये जो सन्स रे है उसमें कुछ टेम्परेचर होता है, तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रे एक जगह कंसंट्रेट होकर मीट करेंगी तो वो उसको काफ़ी हीट कर देगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फोकस पे ही रख देते हैं सोलर फर्नेस को, है ना। तो इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई कर देता है, क्योंकि ये लोग एक जगह मीट कर रही हैं, ये सारी लाइट रे एक जगह मीट कर रही हैं, तो ये जो सन्स रे है वो सोलर फर्नेस को काफ़ी हीट कर देता है। वो इतना हीट कर देता है कि वो स्टील को भी ये मेल्ट कर सकता है ना। दैट इट कैन मेल्ट स्टील ऑल्सो। समझ में आ गया? अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो इस पे ये स्ट्राइक करेगी इस कॉन्वेक्स मिरर पे, तो यहाँ से ये डाइवर्ज कर जाएगी, यहाँ से ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो वो फोकस पे जाके मीट करेगी, है ना।
मतलब कि ये जो लाइट रे है ये हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये जैसे फोकस से आ रही है ना, ये लाइट रे जो है फोकस से आ रही है, ऐसा हमें अपीयर होगा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या हो गया कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है ना, तो इस कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करेगी, है ना, स्ट्राइक करेगी, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद जो है वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल वो चली जाएगी कुछ इस तरीके से। हम्म तो तीसरा रूल क्या कहता है, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, और ये कोई लाइट रे अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो यहाँ पे वो स्ट्राइक करेगी, है ना, और स्ट्राइक करने के बाद जो है वो उसी पाथ पर वो वापस चली जाएगी। ये हमारा तीसरा रूल था। अब फोर्थ रूल क्या कहता है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। मतलब कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाती है तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाते हुए वापस चले जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो पोजीशन ऑब्जेक्ट का है। पहला है ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब कि इन्फिनिटी को छोड़ करके कोई भी पोजीशन, या यूँ कहें ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, यहाँ से वो डाइवर्ज कर जाएंगी, जब इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो वो फोकस की तरफ जाएगी, जो कि हम लोग देखे हैं। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, है ना, तो उसी पाथ वो वापस चली जाएगी, लेकिन जब उसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड, है ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है। तो ये दोनों लाइट रे जो है कहाँ पर मीट कर रही हैं, एक्चुअली हम लोग उसको मीट करवा रहे हैं, है ना, बिहाइंड द मिरर मीट करवा रहे हैं। वो कहाँ पे मीट हो रहा है, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में वो मीट हो रहा है। साइज क्या है, देखिए ए बी साइज बड़ा है और ये ए डैश बी डैश का साइज छोटा आ रहा है, तो साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड, है ना। और ये इरेक्ट इमेज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो सीधा खड़ा है। और रेज क्या रियली इमिट कर रही है, नहीं, रेज रियली इमिट नहीं कर रही है, हम लोग मीट करवा रहे हैं, तो ये वर्चुअल इमेज होगा। और ऐसे भी इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज का दोस्ती है ना। तो ये आपका इमेज का पोजीशन हो गया कब, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। तो दूसरा पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे है। तो ये लाइट रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे जाने के बाद स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज कर जा रही है। सेम यहाँ पर ये लाइट रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से, और यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद वो डाइवर्ज कर जा रही है। तो जब इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो वो फोकस पर मीट कर रही हैं। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है फोकस पे, है ना। और रेज का रियली मीट हो रही है, नहीं, रेज जो है हम लोग मीट करवा रहे हैं, रियली मीट नहीं हो रही है, तो ये वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, और साइज क्या होगा, देखिए काफ़ी छोटा हो रहा है तो पॉइंट साइज का इमेज होगा। अब है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज है, तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स फॉर सेफ ड्राइविंग। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है व्हीकल्स में पीछे के ऑब्जेक्ट को या पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए यूज होता है ना। एंड दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम। मतलब कि इस जो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो साइड में लगा होता है, व्हीकल्स के साइड में लगा होता है, सो दैट जो उसके पीछे जो ट्रैफिक है या जो दूसरी व्हीकल्स आ रही हैं उसको वो ईजिली देख सके और वो सेफ ड्राइविंग कर सके। इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। तो अगर ये व्हीकल है और इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, और ये कॉन्वेक्स मिरर उसको साइड में लगा हुआ है ना, तो पीछे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होंगे या ट्रैफिक होंगे, है ना।
तो सेम कंडीशन यहाँ है, ये आपको वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये पीछे का जो सारे ट्रैफिक है या कार है या ट्रक है जो भी है वो हो गया आपको ए बी ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर जो हम लोग देखे हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो डाइवर्ट कर जाती है, तो फोकस की तरफ जाती है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। तो अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ना। तो इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, इमेज हमेशा इरेक्ट फॉर्म हो रहा है ना। तो इरेक्ट इमेज फॉर्म होने का फ़ायदा जो है यहाँ होता है। अगर उल्टा बनता है इमेज तो काफ़ी दिक्कत होती, इरेक्ट हो रहा है तो देखने में सहूलियत हो रहा है और आसानी होता है, जो ड्राइवर है उसको आसानी होता है, सीधा ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज। इस कारण से भी जो है इसका यूज हो जा रहा है। दूसरा क्यों यूज करते हैं, जो इमेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हाईली डिमिनिश्ड है, वो काफ़ी छोटा है ना। तो जितने सारे ऑब्जेक्ट होंगे, है ना, उन सभी का इमेज जो है, मैक्सिमम चीज़ का जो है इमेज जो है मिरर में बन जाएगा, है ना। तो ड्राइवर को ड्राइव करने में आसानी होगा, है ना। इसलिए यहाँ कहा गया है इमेज प्रोड्यूस्ड इज हाईली डिमिनिश्ड, इमेज जो है प्रोड्यूस हो रहा है वो हाईली डिमिनिश्ड है, एंड हैव ए वाइडर व्यू, है ना, और वो काफ़ी उसका व्यू जो है काफ़ी वाइडर हो रहा है। इसलिए जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है हम लोग यूज करते हैं कहाँ, व्हीकल्स में, टू सी टू हैव रियर व्यू, है ना, टू हैव रियर व्यू फॉर सेफ ड्राइविंग, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, और इसका यूज हम सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को हम डायग्राम में इसको समझा देते हैं। तो पहला बात क्या ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा वो मिरर के लेफ्ट में होगा, है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ होगा। दूसरा बात, जो जितने डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे, है ना, वो पोल से करेंगे। तीसरी बात ध्यान में रखिए, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन काम करता है वैसे इसमें पोल काम करेगा, है ना। और जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरफ का चीज़ जो राइट साइड का ये पॉजिटिव होता है, उसी तरीके से इसमें भी जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है राइट साइड में वो पॉजिटिव होगा, है ना। इधर निगेटिव होता है, सेम इस केस में डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स द लेफ्ट विल बी निगेटिव, है ना। और कोई चीज़ अगर ऊपर में है ना, जैसे हाइट अपवार्ड वो पॉजिटिव होगा, कैसे, क्योंकि इसमें भी ऊपर में पॉजिटिव होता है ना। सो हाइट अपवार्ड वो पॉजिटिव होगा, और हाइट डाउनवार्ड वो निगेटिव होगा, सेम चीज़ है कि नहीं। दूसरी बात, यू हम क्या देखें, यू हमेशा देखें कि मिरर के लेफ्ट में होगा, तो यू जो है हमेशा हमारा निगेटिव होगा, है ना, यू विल बी ऑलवेज निगेटिव। अब आगे है मिरर फार्मूला, है ना, और ये स्फेरिकल मिरर के हर एक सिचुएशन में ये वैलिड है। तो ये मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, है ना। इसमें आपको दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा। सपोज आपको v दिया हुआ है, u दिया हुआ, f निकालना हो, है ना, u दिया हुआ, f दिया हुआ, v निकालना हो। लेकिन ये v u f क्या है, तो v क्या है, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, है ना, कहाँ से, पोल से। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वो पोल से वो कितनी दूरी पे है, वो आपका u हो गया। f क्या हो गया, फोकल लेंथ, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर फार्मूला। तो हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का, जहाँ हम लोग देखेंगे कि मिरर फार्मूला का कैसे यूज होता है। अब देखते हैं ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एनी स्फेरिकल मिरर इज द एक्सटेंट बाय विच द इमेज इज इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग होता है, तो इमेज का भी पोजीशन अलग अलग होता है। लेकिन ये भी तो देखते हैं कि अगर जो डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का साइज होता है, तो इमेज का भी साइज जो है वो चेंज करता है ना। मतलब कि वो साइज उसका बड़ा भी हो सकता है, साइज छोटा भी हो सकता है। तो किस एक्सटेंट तक वो करता है, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है ना, m = मैग्नीफिकेशन = हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। दो फार्मूला है, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया m = -v/u, है ना। m = hi/ho एंड m = -v/u। तो हम लोग कह सकते हैं, एक कॉमन कर दिए, है ना, m = हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट
इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो है हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला, एक कंडीशन समझा दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम कंडीशन हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन को क्या चाहिए, है ना। अब देखिए जैसे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, फोकल लेंथ दिया हो, तो यहाँ से हम लोग क्या निकल जाएगा, इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा। इमेज डिस्टेंस निकल गया तो उसका मैग्नीफिकेशन निकल सकता है ना, इमेज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्योंकि यू भी यू दिया हुआ है और भी निकल गया। और हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हो, है ना, और हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालना हो, तो मैग्नीफिकेशन निकल गया। तो ये आपका निकल गया मैग्नीफिकेशन, कुछ वैल्यू आया, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे रख देंगे, और हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमारा हाइट ऑफ द इमेज निकल जाएगा, या यूँ कहें साइज ऑफ द इमेज निकल जाएगा। अब थोड़ा मैग्नीफिकेशन के बारे में और डिटेल में देखते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 दिया हुआ है, मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा उस केस में, हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ये एक केस हो गया। अब देखते हैं अगला केस, वो क्या है, अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, तो सपोज हम लोग ले लेते हैं 10, है ना, तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 हो गया, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 10 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो इमेज का साइज बन रहा है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के 10 टाइम्स बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, मतलब कि वो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो उस केस में इमेज का हाइट जो है, या इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के हाइट से ज़्यादा होगा, या यूँ कहें कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा होगा या मैग्नीफाइड इमेज होगा, है ना। अब है थर्ड केस, जब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से कम हो, तो से 1/2, जो कि ये भी 1 से कम है, 1/2, है ना, तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1/2, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू 1/2, मतलब कि जो हाइट ऑफ द इमेज बन रहा है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का हाफ हो रहा है ना। तो कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, या यूँ कहें कि ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, है ना। तो कोई भी केस होगा जिस केस में अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होगा, तो उस केस में इमेज का हाइट जो है या इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, या यूँ कहें कि वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ओके, तो लाइट के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।